आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पीयूसी सेकेंड ईयर पाठ 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया, जिसके लेखक है डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी। यहाँ पर करेंगे हम इस पाठ का वाचन, जानेंगे इस पाठ की जानकारी। लेखक परिचय। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी का जन्म 1928 को आंध्र प्रदेश के गोल्लगुंडूरू कडप्पा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं और हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हैं। महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती ये लो, भग्न सीमाएं, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि। विविध साहित्य पंचामृत, तेलुगु वाङ्मय विविध विधाएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनियाँ, दक्षिण की लोक कथाएं आदि। प्रस्तुत जीवनी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ईमानदार कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का चयन किया गया है। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योग दिया है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य अर्थात अब कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाईस्कूली शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर में खर्चा चलाना मुश्किल था, इसलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए। ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलुरु में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए उत्तीर्ण किया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल की थी। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ थी। वहां के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया। यूं विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। इसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल गई। फिर क्या था, वे निश्चिंत हो अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ होने न देते थे। उल्टे ज्यादा मेहनत भी करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर पाए। साथ ही बम्बई विश्वविद्यालय भर में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। उन दिनों में बम्बई सरकार का यह नियम था कि विश्वविद्यालय भर में जो भी छात्र प्रथम निकलता था उसे नौकरी दी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने
नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत ही निपुण थे। वे बड़े निपुण निकले। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान काम न था। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत थी। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए थे। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य साध लिया। वह है शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। बात सन 1894 की है। उन दिनों सिंध प्रांत बंबई राज्य का हिस्सा था। आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। उस प्रांत में शक्कर नामक एक छोटा सा शहर है। इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया, जिससे सारे देश में उनका नाम फैल गया। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। यही कारण है कि वे सन 1904 में बंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों अर्थात अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाजे का डिजाइन आपने ही किया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका की मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई थी। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। विश्वेश्वरैया ने जब बंबई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया। वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियां भी बनाई। इस कार्य के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। साथ ही वे देश के बहुत बड़े इंजीनियरों में गिने जाने लगे। उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा। इधर उनकी खूब पदोन्नति भी हुई। विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इसके दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी और दूसरी बात, वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पहले ही से थे, तो इस पर भी हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। इस प्रकार अपने ही पेशे के लोगों में असंतोष देख विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नियम अनुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी, मगर उनकी विशिष्ट सेवाओं तथा योग्यताओं को देखते हुए उन्हें पेंशन दी गई। नौकरी से निवृत्त हो पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे, परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। वह थी मूसी नदी में बाढ़। हर वर्ष मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। इस वजह से खूब तबाही होती थी। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई, बांध भी बनवाया। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। नगर के बीच बाग ए आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आपकी ही योजना का फल है। यह सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज ओडेयर थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं
अपितु दयालु हृदय के भी थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का आमंत्रण दिया। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया, नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई, बड़े बड़े कारखाने खोले, नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतजाम किया। मैसूर राज्य के शिव समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देखरेख में खोला गया। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। उन दिनों में भी विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर निर्भर होती है। यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात तथा कागज के कारखाने खोले। भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ था। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य 3 कहे जा सकते हैं। उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध। यह बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण से जहां उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। इसका पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को प्राप्त है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते और इसके बनाने वाले की तारीफ करते थकते नहीं थे। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान उन्हीं की योजना का सुंदर परिणाम है। वह नंदनवन माना जाता है। भारत के सुंदर उद्यानों में से एक यह है। दीवान के पद पर कार्य करते हुए भी श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। पंचायतों की व्यवस्था की। गांवों और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, जो वहां के सुधारक कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी। फलतः राज्य का अच्छा विकास हुआ। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया ने राज्य की अभूतपूर्व उन्नति की। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था। उस समय सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा। इस प्रयत्न में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। आखिर वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्नों के कारण मैसूर राज्य ने एक हर दिशा में उन्नति की। लोग भी खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य मद्रास पर पड़ा। मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश की तरक्की चाहते थे, मगर मद्रास राज्य पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जहां मद्रास राज्य की उन्नति करना नहीं चाहते थे, वहां पर मैसूर राज्य की उन्नति भी उनसे देखी नहीं गई। उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर महाराजा के कान भरना शुरू कर दिया। ऐसी दशा में विश्वेश्वरैया ने वहां पर काम करना अपने शान के विरुद्ध समझा और 1918 ईस्वी सदी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेशों में यात्रा करने चल पड़े। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं की समिति का सदस्य नियुक्त किया। उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रही थी। इसके निर्माण के लिए देश के
प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखलाई, उससे प्रभावित हो टाटा कंपनी ने उन्हें अपने इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने वो अपने सर्वोच्च उपाधियां देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपना आदर प्रकट किया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने सन 1955 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र 94 वर्ष की थी। 15 सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई गई। इसके बाद वे 7-8 महीने ही जीवित रह पाए। इस प्रकार पूर्ण आयु भोग कर भी विश्वेश्वरैया जी ने 14 अप्रैल सन 1962 को बेंगलुरु में चिर विश्राम लिया। श्री विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लिया। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर उन्होंने यही बताया था कि वे समय पर अपने सभी काम करते हैं। वे व्यायाम करते थे, अपने समय का सदुपयोग करते थे, वे सदा मेहनत करते थे, दूसरों से भी यही आशा रखते थे। उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसलिए हमारा देश अमेरिका, जापान जैसा तरक्की नहीं कर पा रहा है। उनका विश्वास था कि जिस दिन हम अपने आलसीपन को त्याग देंगे, उसी दिन हमारे देश का भी विकास होगा। विश्वेश्वरैया जी सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचरण मानते थे। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में वे लगे रहे। विश्वेश्वरैया जैसे एक दर्जन कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा हो जाते तो हमारे देश के स्वरूप को भी वे बदल डालते। श्री विश्वेश्वरैया का चरित्र आदर्शपूर्ण था। वे विनयशील तथा साधु प्रकृति के पुरुष थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र की अटूट अंग ही थी। असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया। वे सदा देश के विकास के ही सपने देखते रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई सपने साकार होते देखे। अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है, इसका जबरदस्त प्रमाण डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवनी है। आज हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरैया नहीं है, फिर भी उनके द्वारा निर्मित बांध तथा कल कल कारखाने उनके स्मारक बने हुए हैं और उनकी अनुपम बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को गर्व है।